हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 3 मानव जनन के अंतर्गत अंड जनन का अध्ययन करें। अंड जनन को हम बोलते हैं oogenesis, अर्थात अंडाणु के निर्माण को ही हम बोलते हैं oogenesis। यह घटना मादा के शरीर के अंदर अंडाशय के अंदर संपन्न होता है। अंड जनन के उपरांत ओवम या अंडाणु का निर्माण होता है। oogenesis की प्रक्रिया में भी 3 स्टेज है: मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योरेशन स्टेज। मल्टीप्लिकेशन स्टेज में क्या होगा? आपका समसूत्री विभाजन होगा, ग्रोथ फेज में वृद्धि होगी और मैच्योरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होते हैं। आइए समझते हैं कि oogenesis की घटना अंडाशय में कैसे संपन्न होती है। तो अंडाशय की आंतरिक दीवारों में क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं, वो 2n होती है। इनके अंदर माइटोसिस होता है तो ढेर सारे क्या बनते हैं? अंड जनन अर्थात ओगोनियम का निर्माण होता है। अब इस ओगोनियम में वृद्धि होगी, वृद्धि के उपरांत क्या होगा? प्राइमरी oocytes का निर्माण होगा, प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। अब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा तो आपका द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड का निर्माण होगा। मियोसिस फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट के उपरांत जब सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। अब इनके अंदर भी मियोसिस सेकेंड होगा तो सेकेंडरी oocyte से एक ओवम बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी में भी क्या मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 पोलर बॉडीज बनेंगे। इस तरह हमने क्या देखा कि oogenesis के दौरान एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। ये 3 पोलर बॉडी क्या डीजनरेट कर जाएंगे और फंक्शन के रूप में एक ओवम बच जाता है जो निषेचन में भाग लेता है। जो oogenesis का प्रोसेस है, अंड जनन का जो प्रोसेस है, शुक्र जनन की तुलना में ज्यादा क्या है? जटिल है। क्यों जटिल है? कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, जो नर में होता है, वो 13 या 14 अर्थात प्यूबर्टी स्टेज के साथ प्रारंभ होता है, जबकि मादाओं में जो oogenesis है, अंड जनन है, वो जन्म से पहले भ्रूणावस्था में ही क्या होता है? इनका प्रारंभन स्टार्ट हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। ओगोनियम का जो निर्माण है वो क्या है? जब मादा के शरीर में कोई संतान, मादा संतान का निर्माण होता है तो जब वो 6 से 8 सप्ताह की होती है तब उसके अंदर क्या होता है? oogenesis की प्रोसेस क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। अब वह जब फीटस जो है आपका 20 सप्ताह का होगा तब इनकी संख्या क्या होगी? ओगोनियम की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 से लेकर 7 मिलियन तक हो जाती है और जन्म के पहले तक इनकी संख्या 2 मिलियन तक बच जाती है। सभी उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता तो कितनी संख्या बच जाती? जन्म समय 2 मिलियन बच जाती है। तो ओगोनियम की जो संख्या है जन्म से पहले 9 मंथ तक क्या होगा? इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 2 मिलियन हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ओगोनियम में ग्रोथ फेज हुआ तो बनता है प्राइमरी oocytes। तो ये जो जन्म के बाद प्यूबर्टी स्टेज जाते जाते ओगोनियम जब प्राइमरी oocytes में बदलता है तो 2 मिलियन जो आपका ओगोनियम था वो कितना में बदल जाएगा? 60,000 से 80,000 तक इनकी संख्या हो जाती है। ये डीजनरेट कर जाते हैं। अब प्राइमरी oocyte की संख्या कहाँ पे है? प्यूबर्टी स्टेज पे है, 60,000 से 80,000 हो जाती। प्राइमरी oocyte की अवस्था में आने तक इनके अंदर अरेस्ट आ जाता है। अरेस्ट माने मियोसिस फर्स्ट, यहीं पे क्या होता है?
ये अवस्था रुक जाती है, अर्थात मियोसिस फर्स्ट में ही प्राथमिक अंडक का क्या है, विभाजन रुका रहता। अब इसमें से क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी oocyte की संख्या कितनी है प्यूबर्टी स्टेज में, 60,000 से 80,000 होता है। इनमें भी क्या होगा, कम ही लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेंगे, अर्थात सेकेंडरी oocytes बनाएंगे। मान लेते हैं क्या 400 लोग, 400 की संख्या में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रारंभ होता है। अब ये जो आपका 60 से 80,000 संख्या, इसमें से केवल आपका क्या है 400 तक इस अवस्था में आ सकते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर आवर्त चक्र में, हर महीने में एक एक क्या होंगे, प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes से बदलते रहते। अब हम पढ़ेंगे क्या, मैचुरेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। हम जानते हैं कि जो कन्या जो भ्रूण होती है, जब वो 6 से 8 सप्ताह की होती है, तभी उसके अंदर क्या होता है, oogenesis की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब वह आपके 20 सप्ताह की होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, 6 से 7 मिलियन क्या होते हैं, ओगोनियम का निर्माण हो जाता है। बर्थ से पहले तक उनकी संख्या कम होकर कितना हो जाता है, 2 मिलियन हो जाती है। फिर वह प्यूबर्टी स्टेज, जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी स्टेज आते आते जो ओगोनियम है वो किसमें बदल जाता है, प्राइमरी oocytes में, प्राथमिक अंडक में बदल जाती है। तब इनकी संख्या क्या हो जाती है, 60,000 से 80,000 हो जाती है। और जब इनके अंदर डेवलपमेंट होता है तो लगभग 400 ही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocytes में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए देखते हैं उसके विकास के क्रम को। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओगोनियम। हम जानते हैं कि जन्म के समय ओगोनियम की संख्या 2 मिलियन हो जाती है। अब उसको प्राइमरी oocyte में आते आते, अर्थात प्यूबर्टी स्टेज आते आते ओगोनियम जब प्राइमरी oocyte बदलेगा तो उनकी संख्या 60,000 से 80,000 हो जाती है। अब ओगोनियम आगे डेवलपमेंट कर रहा है तो बन रहा है क्या, प्रिमोडियल फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। देखिए प्रिमोडियल फॉलिकल क्या होता है, ये जो काले रंग से बनाए हैं हम, इसे बनाया है प्राइमरी oocytes, और इनके ऊपर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स लग जाती। तो इस संरचना को अभी हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, लेकिन इसके अंदर जो oocytes है प्राइमरी oocytes है। अब इनके अंदर फिर विकास होता है तो प्रिमोडियल जो फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाता है, अर्थात ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनके अंदर और विकास होता है और लेयर बढ़ जाते हैं। तब अब इस संरचना को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अंदर जो ये है इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी oocytes। प्रिमोडियल फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocytes है। इस अवस्था तक इनकी संख्या कितनी, 60,000 से 80,000 होती है। अब इनके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, उसे हम बोलते हैं थीका। नीचे जो नीले रंग की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं, और उनके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है थीका। अब इस प्राइमरी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्योंकि इनके अंदर कुछ और लेयर का डेवलपमेंट हो गया है, तो अब इस विकसित अवस्था को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन अंदर आपका प्राइमरी oocytes ही रहेगा। क्या रहेगा आपका, प्राइमरी oocytes ही रहेगा। तो अर्थात प्रिमोडियल फॉलिकल में प्राइमरी oocytes, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocytes। अब इसके अंदर विकास का क्रम आगे बढ़ता है तो बनाता है टर्शियरी फॉलिकल। आइए इसके अंदर देखते हैं। ये आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बदल जाए किसमें,
सेकेंडरी oocytes, सॉरी, जो प्राइमरी oocytes है अब उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। अब फॉलिकल में क्या क्या परिवर्तन हुए, ऊपर की जो काले रंग की लेयर है उसे बोलते हैं आउटर थीका एक्सटर्ना, उसके ठीक नीचे की कोशिकाओं के लेयर को बोलते हैं इंटरनल थीका, इनर थीका इंटरना, फिर उसके और नीचे आपका क्या है ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब बीच में क्या विकास के क्रम में खाली स्थान बच जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा द्रव्य भरा होता है, इस खाली स्थान को एंट्रम बोलेंगे, जो फ्लूइड से भरा होता है। एंट्रम युक्त फॉलिकल को ही हम बोलते हैं क्या, टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन जो प्राइमरी oocytes से वो बदल चुका है किसमें, सेकेंडरी oocytes। ठीक है, अब देखते हैं विकास का क्रम है, ये टर्शियरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होगा। इस घटना के दौरान क्या होता है, जो ये आपका सेकेंडरी oocytes है अपने चारों ओर एक मोटी लेयर का निर्माण करेगा। लेयर है पारदर्शी होता है लगभग, इसे हम बोलते हैं क्या, जोना पेलुसाइडा। क्या बोलेंगे हम लोग, जोना पेलुसाइडा। अब इस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, जब जेनोपेलुसाइडा का निर्माण हो जाएगा तब टर्शरी फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता। अब ये ग्राफियन फॉलिकल आगे की अवस्था में बढ़ता है, ओवुलेशन की अवस्था में, अर्थात इसके अंदर जो आपका सेकेंडरी oocytes है वो बाहर निकलेगा। उसी बाहर निकलने को ही हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन के बाद आपका सेकेंडरी जो oocytes है वो अलग हो जाता है। अब बचा हुआ जो मटेरियल मान लीजिए ये आपका बाहर निकल आया, अंडाशय से वो क्या हो बाहर निकल आता है, चला जाता है, कहां पे जाने की कोशिश करता है, फैलोपियन ट्यूब में। जो आपका फिंगर लाइक फाइमरी था वो क्या करता है, सेकेंडरी oocytes को रिसीव करेगा और उसको एम्प्यूला तक ले जाएगा, क्योंकि वहीं पे निषेचन होना होता है। अब ये ओवुलेशन के बाद ये आपका अलग हो गया, बचा हुआ जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं कार्पस लुटियम। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पस लुटियम। ये एलोविस ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ दो हार्मोन निकलेंगे, प्रोगेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या हेल्प करते हैं। ये इसलिए निकलते हैं कि जो ये सेकेंडरी oocytes है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले क्षेत्र में। यदि कोई स्पर्म, यदि महिला के अंदर कॉपुलेशन होता है तो इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म है वो गतिशील होकर के कहाँ तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक पहुंचते हैं। यदि वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद जैसे ही वो सेकेंडरी oocyte से कांटेक्ट करेंगे उनका मियोसिस सेकेंड प्रारंभ हो जाता, अर्थात वह ओवम में बदल जाएगा और वहां पर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है मादा ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये प्रोगेस्टेरॉन और रिलैक्सिन अपने महत्व को दर्शाते हैं। इनकी हेल्प से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है और बच्चा 9 मंथ के बाद बाहर निकलता है। यदि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब ये जो कार्पस लुटियम है, जो एलोविस ग्लैंड है, वो बदल जाए किसमें, कार्पस एल्विकेंस में। किसमें, कार्पस एल्विकेंस में। तब इस अवस्था के दौरान आपका जो अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocytes है और कार्पस एल्विकेंस ये महिला शरीर के बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर निकल जाते। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन और ओवुलेशन।
फिर से हम बोल रहे हैं, जब आपका ओगोनियम डेवलपमेंट करता है तो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, फिर ये प्रिमोडियल फॉलिकल बनाता है, फिर प्रिमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर ये टर्सरी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। याद करने वाली बात यह है कि प्रिमोडियल फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में अंदर ये जो है संरचना वो प्राइमरी ओसाइट्स ही है, यही प्राइमरी ओसाइट्स है। यही अवस्था पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में ये रुका होता है, आगे विकास नहीं होता है। यदि इसका विकास आगे बढ़ता है तो टर्सरी फॉलिकल बनाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। इन दोनों के अंदर क्या था, सेकेंडरी ओसाइट्स थी। इनके अंदर क्या था, कि सेकेंडरी ओसाइट्स के ऊपर क्या है, जोना पिलोसाइडा का लेयर नहीं होता है, जबकि ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट्स के ऊपर पारदर्शी जोना पिलोसाइडा का लेयर होता है, इसीलिए इसे ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसी ग्रेफियन फॉलिकल में हार्मोन के कारण क्या ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद आपका क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट्स अलग हो जाएंगे और आपका कार्पस लुटियम अलग हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तब कार्पस लुटियम क्या प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन को रिलीज करता रहता है। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मददगार होंगे। यदि दोनों में नहीं हुआ तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स, और जो कार्पस लुटियम बदल जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। ये लोग क्या होते हैं, शरीर के बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के द्वारा बाहर निकल आते। धन्यवाद।